बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने कुआलालंपुर मलेशिया से रखते हैं, जहां पर हमने एक बार फिर नंबर 1 बनने की रेस में हमने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और ये नंबर 1 का टाइटल एक और मैदान में अपने नाम किया है। अब ये मैदान हॉकी का मैदान है। इससे पहले आपको पता है कि हाल ही में क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमने नंबर 1 होने का एजाज़ अपने नाम किया था, जब हम उसके होस्ट थे और सबसे पहले हम उसमें से बाहर निकले थे। 30 अरब रुपए के करीब, तकरीबन पौने 30 अरब के करीब हमने उस पर खर्च किया था और हमें आमदन आई थी 1.7 अरब। तो ना सिर्फ हमने फाइनेंशियल घाटा खाया था, बल्कि हमने खेल में भी सबसे पहले बाहर निकले और इंसल्ट करवाने में भी हम नंबर 1 उसके अंदर करार पाए। यहाँ तक कि आखिर पर जब आईसीसी ने इनामात दिए तो हम स्टेज पर कहीं मौजूद भी नहीं थे, हालांकि हम होस्ट कंट्री थे। अब हॉकी के मैदान में भी हमने वही सब कुछ रिपीट किया है, बल्कि उससे भी 4 हाथ आगे चले गए हैं और मलेशिया में होने वाले अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, जी हाँ, ये हर साल ही टूर्नामेंट होता है और पूरी दुनिया में बहुत ही मोतबर ये एक फोरम है जहाँ पर हॉकी खेली जाती है और 3 बार गालिबन पाकिस्तान इसका चैम्पियन रहा है और मुतअद्दिद बार इसका रनर्स अप रहा है। तो पाकिस्तान एक अहम टीम होती है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में। पिछले साल भी हम इसमें रनर्स अप रहे हैं, लेकिन इस बार अब पता चल रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरह, क्रिकेट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरह हम यहाँ भी नंबर 1 करार पाए हैं। मतलब उन्होंने हमें इनवाइट ही नहीं किया। आप कहेंगे इनवाइट नहीं किया तो इसमें हमारी बेइज्जती क्या है, वो तो उनका मसला है। इनवाइट हमारी वजह से नहीं किया, कोई फाइनेंशियल मामला थे, कोई कर्जा था पिछला, या कोई फाइनेंशियल डीलिंग थी हमारी, जो हॉकी, मलेशियन हॉकी के साथ बदतरीन तरीके से हमने अंजाम दी थी। और लेन देन का वो जो मामला था, ये रिपोर्ट कर रहा है मीडिया। अब तो रिपोर्टेडली कहेंगे स्टोरी को, और मीडिया जो बता रहा है कि कुछ पैसे देने थे हमने उनके, जो हमने वक्त पर नहीं दिए और उन्होंने अभी तक हमें इनविटेशन ही नहीं दिया। मतलब अब हम वहाँ पर हॉकी नहीं खेलेंगे। इससे पहले याद कीजिए कि चाइना में जब हमारी हॉकी टीम गई थी तो हमारे पास पैसे नहीं थे उनको भेजने के लिए। फिर एक चाइनीज़ एयरलाइन के साथ उधार पर टिकटें ली गई थी। जी हाँ, ये पिछले 1 साल की बात है। उधार पर टिकटें ली गई थी और अपनी हॉकी टीम को चाइना भेजा गया था। और जब वो वहाँ से होकर वापस भी आ गए थे तो उनका जो TADA होता है, जो चाइना के अंदर उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए होंगे प्लेयर्स ने। हॉकी के अंदर वैसे भी बड़े मुतवसत घरों से प्लेयर्स आते हैं और उन्होंने जो वहाँ पर पैसे खर्च किए थे वो उनको साल गुजरने के बावजूद अदायगी नहीं की गई थी, या कई महीने गुजरने के बावजूद, क्योंकि हॉकी फेडरेशन कह रही थी कि हमारे पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं। हॉकी के साथ मेरा खुसूसी तौर पर या मेरे इलाके के लोगों का एक खुसूसी मोहब्बत है, प्यार है, एक मुख्तलिफ़ किस्म का रिश्ता है। उसकी वजह यह है कि अब तो चलें थोड़े से डेमोग्राफिक्स बदल गए हैं, लेकिन जब हम स्कूल में होते थे और उस वक्त जो हॉकी के 11 प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से ग्राउंड पर खेल रहे होते थे, उन 11 में 7 या 8 प्लेयर्स जो हैं वो हमारे इलाके से होते थे, हमारे स्कूलों में से होते थे, हमारे साथ वाले लोग होते थे। तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की टीम तो वो है ही है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे तहसील की टीम ज़्यादा होती थी। इसलिए हॉकी के मामलात में जो हमारी दिलचस्पी है वो कोई नई नहीं है। लेकिन ये ख़बर जो है ये बहुत ही परेशान कुन भी है, हैरान कुन भी है, मायूस कुन भी है, तकलीफ़ की भी है कि पाकिस्तान की एक 5वीं बड़ी आबादी का मुल्क, वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, और हम अपने आप को पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। हमारे आर्मी चीफ कह रहे थे कि $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आनी है। चले वो तो नहीं आई, लेकिन अब इतने भी बुरे हालात नहीं होने चाहिए थे कि हॉकी के प्लेयर्स को पहले तो चाइना भेजने के लिए टिकटों के पैसे नहीं थे और अब तो दूसरे मुल्क बुला ही नहीं रहे, क्योंकि हमने उनका कोई कर्ज देना है हॉकी से रिलेटेड ही, जो हम वक्त पर नहीं दे पाए, और उन्होंने कहा है कि हमने अब आपको इनवाइट ही नहीं करना। तो ये तो हॉकी के मैदान से था। अब आते हैं ज़रा यहाँ से सीधा सियासत के मैदान में। सियासत के मैदान में आपको प्रायोरिटीज़ बताते हैं, प्रेफरेंसेस बताते हैं, तो आप यहाँ पर भी हैरान होंगे हमारे कारनामों पर। आपको याद होगा, अब से चंद हफ्ते पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक कमेटी बनी थी
जिन्होंने आपस में बैठ के नेगोशिएट करना था, और नेगोशिएशन ये होनी थी कि किस तरीके से पंजाब के अंदर गवर्नेंस के मॉडल को चलाना है। पीपल्स पार्टी जो कि दोबारा धमकी दे रही है, हमने आपको बताया था कि अब बजट आ रहा है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी ने कई धमकियां देनी है। पीपल्स पार्टी जो दोबारा से धमकी दे रही है कि हमने हुकूमती इल्हाक को छोड़ देना है। अब नून लीग की और उनकी एक दूसरी बैठक हुई है। पहली बैठक के अंदर तो आपको हमने ये भी बताया था कि सेक्टर कमांडर क्लोजली वॉच करेंगे, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। अब ये दूसरी सिटिंग हुई है, लेकिन दूसरी सिटिंग में से जो खबर बाहर आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर ये नहीं आई कि पीपल्स पार्टी ने एजुकेशन में जो 26 मिलियन हमारे बच्चे बाहर हैं उन पर कोई काम किया है, या खबर ये नहीं आई कि बिजली के मामलात का क्या करना है, या टैक्स के मामलात का क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात का क्या करना है। बल्कि खबर ये आई है कि नून लीग ने यकीन दहानी करवाई है कि जो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं उनकी जो गाड़ी है वो पुरानी हो गई हुई है। तो नून लीग ने ये यकीन दहानी करवाई है कि वो गवर्नर पंजाब को नई गाड़ी लेके देंगे। आपके कानों को यकीन नहीं आ रहा होगा कि दो पार्टीज़ जो इस वक्त हुकूमत पे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनकी एक नशस्त होती है जो बताया जाता है कि वसीतर कौमी मफाद में ये डिस्कशंस हो रही हैं और ये नेगोशिएशंस हो रही हैं, और हम कोई ऐसा लाहे अमल निकालेंगे जिससे गुड गवर्नेंस सामने आएगी। लेकिन कल जो इसमें से न्यूज़ निकली है वो ये निकली है कि गवर्नर को जो गाड़ी है वो नई लेकर दी जाएगी, और नून लीग ने यकीन दहानी करा दी है। इससे पहले बिलावल जरदारी को 9 अरब रुपए के फंड्स जो हैं वो वज़ीर आज़म उनकी ज़ाती पसंद नापसंद पर दे चुके हैं, जहां वो चाहें खर्च करें। और उसके साथ साथ 25 करोड़ रुपए, जी हाँ 25 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो फी MNA जो पीपल्स पार्टी के हैं उनको देने का पहले ही फैसला किया जा चुका है। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी कहती है जिसने 40,000 के शायद 30,000 वोट भी लिया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसको भी फंड्स दिए जाएं। तो मामला फंड्स का है, पैसों का है, नई गाड़ी का है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पर काम करने को तैयार है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो हाल ही में, आपको पता है स्टेट एंड द हार्ड एंड द स्टेट एंड द हार्ड कह दिया मैंने, हार्ड एंड द स्टेट जो एक कमेटी बनाई थी उसका मजाक तो अपनी जगह उड़ ही रहा था, लेकिन अब एक नई चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान ने जो टेररिज्म पर कोई पॉलिसी पेपर बनाया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अब इंकशाफ हुआ है कि वो ChatGPT से, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है, और उसके अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं और जो उसके अंदर जार्गन्स इस्तेमाल किए गए हैं, उसे पता चलता है कि किसी मोतबर ने ये जो रिसर्च पेपर बनाना था, पॉलिसी पेपर बनाना था, या पाकिस्तान की तरफ से एक पॉलिसी पेपर ही इसे कहेंगे, जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ हमारी पॉलिसी पर बनाना था, वही किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना डाला है। पाकिस्तान का ये जो रिस्पॉन्स टू टेररिज्म है, ये न्यू कमेटी आयरन शील्ड अब कहलवाएगी। पता नहीं क्यों हम अपना मजाक बनवा रहे हैं इंटरनेशनली। अब ये आयरन शील्ड, मतलब कमेटियों के नाम रख रहे हैं हम इस तरह के। क्या नाम रखने से, शेर खान नाम रखने से बंदा शेर खान हो जाता है? मतलब किसी बहुत ही चवल बंदे को आप शेर का निशान उसके कंधे पर लगा दें तो उससे क्या वो शेर हो जाएगा? इसी तरीके से आयरन शील्ड कमेटी का नाम रखने से समझ से बाहर है कि कैसे वो एक आयरन शील्ड प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी पाकिस्तान को टेररिज्म के ख़िलाफ़। और स्पेशली वो कमेटी जिसकी पूरी पॉलिसी पेपर जो है वो AI से लिखा हुआ हो। ये मतलब कि कंटिन्यूसली हम हर चीज़ के अंदर नंबर 1 बनने के लिए कोशां हैं, और अपना मजाक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बनवाने से हम गुरेज नहीं कर रहे। अगली खबर जो है वो आपके सामने फैसलाबाद से रखनी है। परेशान कुन खबर है। खबर ये है कि अदनान नामी एक शहरी जो अपनी ज़ौजा के साथ सफ़र कर रहे थे और उनको फैसलाबाद रेस्टो एरिया के करीब डाकुओं ने रोका, और 3 से ज़्यादा गालिबन डाकू थे। उन्होंने उनको और उनकी ज़ौजा को बांधा, और फिर अदनान साहब जो थे उनके सामने उनकी ज़ौजा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की, उनको लूटा भी, उनकी इज़्ज़त भी लूटी, और उसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन और सब कुछ लेकर वहाँ से चले गए। अब ये ख़बर आई
ٹیلی ویژن پر بھی بریک ہوئی، جیو ٹی وی پر بھی اور دوسری ساری جگہوں پر بھی، لیکن ہم نے محض چند گھنٹے کے بعد اس خبر کو ایویپوریٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ میڈیا کی اسپیس میں نہ کہیں یہ نظر آئی۔ اب نہ تو یہ کوئی سیاسی خبر ہے جس کے اوپر چودھری نظام الدین کو اعتراض ہوگا، نہ ہی یہ کوئی اور اس طرح کی خبر ہے کہ کوئی اس کو رکوائے گا، لگ نہیں رہا کم از کم۔ لیکن یہ خبر آئی چند گھنٹے کے بعد، نہ یہ سوشل میڈیا پر کہیں ڈسکس ہو رہی ہے اور نہ ہی یہ خبر پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر کہیں ڈسکس ہو رہی ہے، بس آئی اور نکل گئی۔ میں یاد کر رہا ہوں ہماری حکومت کے اوائل میں ایک بد نصیب واقعہ ہوا تھا جسے سیالکوٹ موٹر وے واقعہ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، جس میں ایک خاتون جو اپنے بچوں کے ساتھ لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھیں، ان کے ساتھ زیادتی کا ایک بدترین واقعہ رونما ہوا تھا، اور یاد کیجئے اس کے اوپر پوری قوم سراپا احتجاج ہوئی تھی، درست ہوئی تھی، ہونا چاہیے تھا، بہت ہینیس کرائم تھا، اور پھر ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا جنہوں نے وہ سارا واقعہ کیا تھا، ان کو سزائیں بھی ملی تھیں۔ وہ سب کچھ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کتنا بڑا انسیڈنٹ بنا تھا اور پبلک نے کتنا زیادہ رسپانس دیا تھا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت اچھا کیا تھا اتنا رسپانس دے کے۔ لیکن مجھے اب نہیں سمجھ آ رہی کہ عدنان صاحب کی جو بیگم ہے ان کے ساتھ بھی وہی واقعہ ہوا ہے، لیکن اب آپ کو میڈیا کی لینڈسکیپ میں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے ڈگ ڈاؤن کیا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو مجھے جو سمجھ آئی ابھی تک، آپ مجھے ضرور سمجھائیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو میں غلط کہتے ہوئے لگوں، لیکن آپ سننے کے بعد ضرور اس ویلاگ کے اینڈ پر بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے۔ مجھے تو سمجھ یہ آئی کہ ایک تو عدنان صاحب کا تعلق جو ہے وہ لوور اسٹریٹا سے ہے، کلاس وائز۔ وہ گاڑی نہیں چلا رہی تھیں یہ خاتون، یہ ڈی ایچ اے سے نہیں نکلی تھیں، یہ ہماری اشرافیہ کو اپنی طرح کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ درست ہوا تھا جو اس پر شور ہوا تھا، وہ ایک بہت ہی غلیظ انسیڈنٹ تھا، ان کو سزائیں ملنی چاہیے تھیں، ملیں۔ میں اس انسیڈنٹ کے اوپر جو آواز اٹھائی گئی اس کو کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں اٹھنی چاہیے تھی، بلکہ اور بھی زیادہ اٹھنی چاہیے تھی۔ لیکن میرا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری بہن ہے اس کے لیے بھی آواز اٹھنی چاہیے، اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھ رہی؟ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا لاہور اور فیصل آباد کے فرق کی وجہ سے ہے؟ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس فرق کی وجہ سے ہوگا۔ پھر میں دیکھتا ہوں ڈیپ ڈاؤن تو پتہ چلتا ہے کہ غالباً شاید مائنورٹی سے بلانگ کرتے ہیں عدنان صاحب، جو ہیں کرسچین ہیں، جو مجھے میڈیا سے پتہ چل رہا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ پھر کیا یہ فرق ہے؟ اور آخری فرق جو مجھے سمجھ آتا ہے، جو میجر مجھے میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہے، وہ یہ کہ یہ غریب آدمی ہیں، یہ کسی بھی صورت اپر مڈل کلاس سے نہیں ہے، ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، یہ خاتون گاڑی نہیں چلا رہی تھی، یہ اشرافیہ کی خواتین کو اپنے جیسی نہیں لگ رہی تھیں، تو کیونکہ یہ اپنے جیسی نہیں ہے تو اس کے لیے اس وجہ سے ان کے لیے آواز نہیں اٹھ رہی۔ ان کے لیے بھی آواز اٹھنی چاہیے تھی، اٹھی تھی، درست بات ہے، ان کے لیے بھی آواز اٹھنی چاہیے۔ ہمیں اس طریقے سے ان کو ایک عدد کے طور پر صرف خبر دے کر آگے نہیں گزر جانا چاہیے، یہ بھی جیتے جاگتے انسان ہیں، غریب ضرور ہوں گے لیکن ان کی بھی عزت ہے، اور اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کو بھی اسی زور و شور کے ساتھ ہمیں میڈیا کے اندر لے کر آنا چاہیے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر خاتون کی عزت جو ہے وہ معتبر ہے، اور کیوں چند انسیڈنٹس کو کیونکہ ہمیں وہ لگتا ہے کہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہم اپنے آپ سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، اور کیونکہ جو ہماری فیں کلاس ہوتی ہے اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے، میڈیا تک ان کا ایکسیس زیادہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا تک ان کا ایکسیس زیادہ ہوتا ہے، تو اگر کچھ ان کو اپنے سے ریلیٹڈ لگے تو اس پر شور زیادہ ہے، جو انہیں لگے کہ یہ تو ماڑے لوگوں کا کام ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، تو اس پر بس سارے بات چیت کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے، 2 روز پہلے پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انکشاف ہوا ہے کہ اسلام آباد کے پوش سیکٹر F6 میں 2 سرکاری ملازمین کے گھروں میں سرکاری خزانے سے 84 کروڑ روپے کی لاگت سے سامان، فرنیچر اور دوسری چیزیں خرید کر دی گئی ہیں۔ ملازمین کے نام پوچھے تو حکام نے نہیں بتایا، انہیں معلوم نہیں۔ یہ فہیم اختر صاحب کی سٹوری ہے، 92 نیوز کے یہ رپورٹر ہیں، بہت ہی عمدہ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ فہیم اختر یہ بتا رہے ہیں کہ 84 کروڑ روپے، جی ہاں، یہ میں 84 لاکھ نہیں کہہ رہا، 84 کروڑ روپے، 1 ارب کے قریب جاتا ہے یہ معاملہ۔
84 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर फर्नीचर और दूसरी 2 सिर्फ अफसरान के घरों के अंदर ये सब कुछ फराहम किया गया है। तो एक तरफ तो लुट मचाई हुई है जो पॉलिटिकल लोग हैं, उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी पीछे नहीं है, वो कहते हैं हमने भी झंडे गाड़ने। तीसरी तरफ तौसा में 3 माह के अंदर 100 से ज़ायद अफराद में HIV की तस्दीक हुई है। सिर्फ एक केस रजिस्टर्ड हुआ था। स्क्रीनिंग के अमल से पता चला कि 2024 में 100 से ज़ायद लोग मुब्तला हैं। ज़्यादा तादाद इसमें बच्चों की है। अब ये बहुत ही परेशान कुन बात है कि बच्चों में इतनी ज़्यादा एड्स वहाँ क्यों फैल रही है। इस पर हमें बहुत ही संजीदगी से सोचना भी चाहिए। स्क्रीनिंग और टेस्टिंग वहाँ पर वसी करनी चाहिए, और इसकी जो डॉक्टर्स हैं एक्सपर्ट यहाँ अमेरिका में, उनसे मेरी बात हुई है, तो इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं जो इनको इनके अंदर HIV से एड्स में कन्वर्ट होने का जो अमल है वो उसको स्लो कर सकती है या रोक सकती है। वो मेडिसिन पाकिस्तान में भी ज़रूर होगी, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इंपोर्ट करे और इन लोगों को, स्पेशली इन बच्चों को ज़रूर फराहम करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इनकी अपनी ज़िंदगी और इन्वायरमेंट के अंदर और बहुत सारी दूसरे लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में पड़ेंगी। और ये भी फिगर आउट करना चाहिए कि बच्चों के अंदर ये मर्ज़ क्यों फैल रहा है, क्या वजूहात हैं, कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जहाँ से ये बच्चों के अंदर मुंतकिल हो रहा है। अगली ख़बर जो है वो ये है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली, कामयाबी मिली है। वो ये कि मौजूदा हुकूमत को IMF ने इजाज़त दे दी है कि वो ₹1 बिजली की कीमत कम कर ले फ़ी यूनिट। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं गलती से ख़बर दे रहा हूँ, नहीं, सही दे रहा हूँ। ₹1, सिर्फ ₹1। जहाँ 85 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का बिल चल रहा है, वहाँ ₹1 बिजली के यूनिट में कमी करने की इजाज़त जो है वो हुकूमत को दे दी है IMF ने। अब ऊँट के मुंह में ज़ीरा वाली बात तो आपने सुनी थी, यहाँ आप देख भी लेंगे, और लग नहीं रहा मुझे कि ये वो ₹1 वाला भी को मामला जो है वो किसी सूरत चलेगा। अच्छा जी, फैक्ट फोकस की जो रिपोर्ट थी आर्मी चीफ़ के बारे में, उस पर अब फैक्ट फोकस कह रहा है कि आर्मी चीफ़ के बारे में जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, वो कह रहा है कि आर्मी चीफ़ के बारे में जो ख़बर थी वो बदनीयती पर मबनी मुहिम थी और बयानियाँ बनाने के लिए खड़ी की गई थी। एडिटर फैक्ट फोकस उस्मान मंजूर के नाम से ये ट्वीट किया गया है। दूसरी तरफ अहमद नूरानी साहब कहते हैं कि ये ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया है और ये जाली ट्वीट्स करवाए जा रहे हैं। मैं अपनी स्टोरी पर खड़ा हूँ, और अगर कोई इस स्टोरी पर एतराज़ करता है तो वो बताए कि मेरी स्टोरी में क्या गलत है। अगर आप ये बता देंगे कि मेरी स्टोरी में ये झूठ है तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। फ़िलहाल तो आपने मेरी स्टोरी को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो मेरी स्टोरी को रिस्पॉन्ड कीजिए, और मैं एक एक लफ्ज़ जो मैंने आर्मी चीफ़ के बारे में लिखा है उस स्टोरी में, मैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खड़ा हूँ, और मेरी स्टोरी जो है वो बिल्कुल सच है। जाने से पहले हमने खराज तहसीन पेश करना है एक बहुत ही बेहतरीन जज, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू। जस्टिस पन्नू जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थे और बहुत ही बेहतरीन करियर अपना इन्होंने गुजारा, और स्पेशली ये सारी फस्तायत के ज़माने में जो आखिरी 1-2 साल इन्होंने अपने टेन्योर के गुजारे, उसमें मुश्किल हालात के अंदर तगड़े फ़ैसले किए, बोल्ड फ़ैसले किए, प्रेशर लेकर फ़ैसले किए, लोगों को इंसाफ देने की कोशिश की। ऐसे लोगों की सताइश पाकिस्तान में बहुत कम होती है। जो यहाँ लुच्चा है वही उच्चा है, जो दुरुस्त काम करता है उसको अक्सर हम क्रेडिट नहीं देते। तो जस्टिस पन्नू को हमारी तरफ से खराज तहसीन, अल्लाह उनको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे, और जो उन्होंने पिसे हुए और मज़लूमों को इंसाफ देने की कोशिश की उसका खैर उन्हें जो भी उसका अजर है वो तो अल्लाह की ज़ात ही उन्हें दे सकती है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।